तो आज हम कल वाला काम जो था उसको पूरा करते हैं। तो ये था सिल्वेस्टर लॉ ऑफ इनर्शिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड। तो सिल्वेस्टर साहब की दो थ्योरम आप हमेशा याद रखिएगा। एक तो रैंक नलिटी थ्योरम, वो भी सिल्वेस्टर की वजह से ही है। और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म के सेंस में इनर्शिया थ्योरम, तो नाम दे दिया गया है केवल। तो यहाँ इनर्शिया का मतलब वो नहीं है जो फिजिक्स में समझा जाता है। तो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है और उसके दो कैनोनिकल रिडक्शन किए गए डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं। दो डिफरेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके दो डिफरेंट, मैं शुरू से ही चीजें समझा रहा हूँ। कुछ चीजें कल हुई थी लेकिन एक बार फिर, तो आप लोग नोट वहीं से करिएगा जहां से आगे चलेंगे, तब तक समझिए केवल। तो हम सिल्वेस्टर थ्योरम के दो तीन स्टेटमेंट हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो सिग्नेचर है, पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स में रिडक्शन तो हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम उसको इस फॉर्म में बना सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव टर्म्स की वजह से यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, कुछ नेगेटिव मान लो एस बना, और कुछ फिर टी बन गया। तो यहाँ पर अगर ऐसा समझते हैं आप, तो इसका मतलब आर प्लस एस प्लस टी जो होगा वो एन हो जाएगा। फिर एन बाई एन का मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक था, और उस मैट्रिक्स का नाम ओरिजिनली ए था। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास कॉन्ग्रुएंट रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, और उनकी मदद से आप उसे रिड्यूस करते हुए यहां तक ला सकते हैं। आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर है कि ऐसा कुछ होगा? आई आर का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब +1 वाले, फिर -1 वाले और 0। ये क्लियर था ना? यस। यस सर। ठीक। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हमारे जो पहले रिडक्शन होते थे, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए, तो आपने कहा कि सर कहीं 2 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं -7 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम उसे सबको, जितनी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको 1 में, जितनी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डायगोनल फॉर्मेट है वो भी यूनिट मैट्रिक्स फॉर्मेट ऐसे बन जाएंगे। ठीक है। तो फिर अगर मैं इसके दो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करूं, आपके पास एक्स डैश ए एक्स था, क्वाड्रेटिक फॉर्म ये थी जिसका मैट्रिक्स ए था। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने एक्स की जगह पर एक बार पी वाई ले लिया और एक बार क्यू जेड ले लिया। दो डिफरेंट आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिए, और ये दोनों नॉन सिंगुलर भी हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। तो हमें केवल ये बताना है कि पॉजिटिव टर्म्स की संख्या पहले ट्रांसफॉर्मेशन में और दूसरे में बराबर होगी, नेगेटिव की भी बराबरी होगी, तो सिग्नेचर भी दोनों का बराबर होगा। ये वाली थ्योरम थी। तो ये तो रिकॉल हुआ। अब मैं आपको इसका प्रूफ जो हमने लिखा था थोड़ा उस पे, क्योंकि कल छूट गया था, फिर बाद में समय की दिक्कत रोज ही हो रही है मेरे साथ। चीजों का वर्कलोड इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं पूरा समय दे ही नहीं पा रहा हूँ। आपको याद होगा रियल एनालिसिस में मैं अच्छा खासा टाइम देता था, क्योंकि टोटल पढ़ाता ही कितना था, 1 या 2 क्लास। आज की तारीख में 9 क्लास हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है मैं पूरा समय नहीं दे सकता। 9 से ऊपर जा रहा है मेरा टोटल वर्किंग आवर। तो मैं फिर अधूरे छोड़ने का बजाय, अब क्योंकि लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही है तो प्रॉपर वे में शुरू से कर देता हूँ। लेट फाइव इक्वल टू एक्स डैश ए एक्स, ये आपके पास कोई रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बी रियल quadratic form of rank R in n variables। तो रैंक क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक है, मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक है, और वेरिएबल हमारे पास टोटल n वेरिएबल है। अब दो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे। सपोज x इक्वल टू पी वाई एंड x इक्वल टू क्यू जेड, ये ले लिए बी।
टू डिफरेंट नॉन सिंगुलर ट्रांसलेटर सर्वर नॉन सिंगुलर लिख नहीं रहा होगा यहाँ पर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों ने जो लोग एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चेंज ऑफ बेसिस पढ़ा होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में और किसी ने पढ़ा है चेंज ऑफ बेसिस बेसिस कैसे चेंज करते हैं ऐसा हाँ सर मास्टर बस सर क्लास चल रही है क्लास सॉरी बच्चों अच्छा तो ऐसा नहीं पढ़ा है अदिति सर पढ़ा दो सर नाम तो सुना सुना लग रहा है पर मेथड कुछ याद कोई नहीं बात नहीं नाम नहीं सुना है नहीं, ना 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 मैं मेथड अभी पूछ भी नहीं रहा हूं ना मैं ये कह रहा हूं कि वहां ऐसा काम करते हैं हम लोग भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिस को ही बदल डालते हैं मतलब बेसिस तो यूनिट नहीं होता ना डायमेंशन यूनिट होता है वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है लीनियर अलजेब्रा में तो हम सब फाइनाइट ही पढ़ रहे हैं तो एक ही वेक्टर स्पेस के बेसिस तो एट से ज्यादा होते हैं ना कई सारे हो सकते हैं यस सर हाँ और एक हमारा सरल वाला है स्टैंडर्ड बेसिस जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है लेकिन बेसिस तो और भी सारे बनते रहते हैं तो अगर मैंने किसी एक बेसिस की फॉर्मेट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा है और एक्सप्रेशन दे रखा है टी एच से इक्वल टू या टी ब्रैकेट में आपने लीनियर अलजेब्रा में टी लिखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू समथिंग दे रखा है तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को दूसरे बेसिस की फॉर्म में लिख सकता हूं तो उसका आंसर है यस हम लिख सकते हैं तो फिर बेसिस अगर चेंज होगा तो एक्सप्रेशन भी चेंज होगा तो कैसे हम चेंज करते हैं और यहां से यहां के काम के बाद वहां भी मदद मिलेगी मैं ये कहना चाह रहा था थोड़ा बच्चों को तो चलो खैर कोई बात नहीं अभी हम इस पे बात नहीं करते मैंने सोचा हो सकता है क्योंकि लीनियर अलजेब्रा कौन से सेमेस्टर में है एमएससी में सर थर्ड सेमेस्टर यही वाला है तो इसी बार है यस सर तुम्हारे दो पेपर कवर हो रहे हैं यस सर 2 पेपर कवर हो रहे हैं अच्छा लो तो मैं टोपोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ फिर इतना ओवरलोडिंग कैसे होगी फिर तो गजब हो जा रहा है अच्छा चलो खैर इसमें तुम्हारी क्या गलती खैर बच्चों तो बेसिस चेंज तक जब आप लीनियर अलजेब्रा हमारी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उससे आगे की चीजें भी वही मिनिमल पॉलिनोमियल और फिर वही सारी चीजें आ जाती हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं लीनियर अलजेब्रा का जो टोटल सिलेबस है वो भी एक कोर्स जैसा ही है अगर आपने एक बार पढ़ लिया फिर आपको मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी फिर आप चीजें कर लोगे मतलब आपको मालूम होगा कि रास्ता तो यही है भले ही आप ढंग से पहले नहीं चले दोबारा चल लोगे चलो ठीक है मान लेता हूं मैं ये दो ट्रांसफॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले ली है अब ये दो ट्रांसफॉर्म फाई मतलब एक्स डैश एक्स को दो डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे तो वो आप जानते हैं प्रोसेस तो वो लिख लेते हैं सपोज दिस बी टू डिफरेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस which respectively transform फाइव इंटू 8 में लिख देता हूं यहां पर फिर कर्सर कहां चले गया भाई हाँ पहला मैंने y फॉर्मेट में लिखा है तो y1 स्क्वायर
से लेके टोटल मैंने p पॉजिटिव टर्म मानी थी तो yp², फिर नेगेटिव मान ली yp+1² माइनस एंड सो ऑन माइनस yr²। और दूसरा हमारा जो है मैंने z में लिया है तो z1² प्लस एंड सो ऑन। मैं कल के ही सिंबल ले रहा हूं तो वो zq ले लिया था तो आज भी वही ले लो भाई, माइनस zq+1² माइनस एंड सो ऑन माइनस, टोटल तो वही रहना है, रैंक जितनी है, बस प्लस माइनस का अंतर आना है, हम ये जानते हैं। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब क्लेम क्या है? अरे भाई, क्लेम हमारा है p इक्वल टू q, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन बोथ द नॉर्मल फॉर्म्स। कैनोनिकल लिखने से तो नॉर्मल छोटा होगा तो वही लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कितनी पॉजिटिव है बराबर है। चलो सब ठीक हो गया। तो हमने कल उसमें लिया था एटीजीएस करने हैं, दो नंबर बराबर प्रूफ करने हैं। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी कहता है कि दो रियल नंबर में या तो p छोटा होगा या q छोटा होगा या दोनों बराबर होंगे। तो बराबर होंगे प्रूफ करना है, तो p छोटा होगा या q छोटा होगा को हम कैंसिल आउट करना है। उसमें भी एक ही काम करना है, मान लो p जो है q से छोटा है, इसे प्रूफ करेंगे और दिखाएंगे कंट्राडिक्शन आता है। सिमिलरली वी कैन सो लिख देंगे, दूसरे को करेंगे नहीं, तो इसका मतलब प्रूफ बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। सपोज p लेस देन q। मैं तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी पे नहीं गया क्योंकि मैं एनालिसिस तो पढ़ा नहीं रहा हूं अभी इतना, तो बस आपको बता दिया कि भाई ऐसा होगा। तो हमने मान लिया कि p जो है q से छोटा है, ठीक हो गया। जब आप लोग जब p छोटा होगा तो क्या होगा, q माइनस p पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा। सो माइनस टाइम्स q माइनस p नेगेटिव होगा, तो n माइनस q माइनस p, दोनों साइड n जोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज n माइनस q एक साथ प्लस p लेस देन n, ठीक है। चलो ये हो गया। तो n माइनस q प्लस p n से कम होगा। ऐसा लिखने की वजह होमोजेनियस इक्वेशंस की थ्योरी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर ऐसा लिख दूं x+2y इक्वल टू 0, तो बच्चों ये दो अननोन्स हैं और लेकिन इक्वेशन तो एक ही है, तो इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन पक्का आएंगे। अगर y1 रखोगे तो x-2 y, मतलब आप समझ जाएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आएंगे, हमें इसी में इंटरेस्ट है। क्योंकि नॉन जीरो जब दो सॉल्यूशन आते हैं लीनियर इक्वेशंस में तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशंस में। तो जाहिर सी बात है अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया, दो मिल गए तो फिर हो गया, फिर तो इनफाइनाइट पढ़ते जाएंगे वो। जो मैं कह रहा हूं वो सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? कि अगर जितने वेरिएबल हैं उससे कम इक्वेशन होती हैं लीनियर इक्वेशंस में, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलते हैं, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। यस चलो ठीक है, बस यही यस सर। समझना था। अब इस बात को लिख देते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग जब मैंने आपको 4-5 सवाल दिए हुए हैं, वो बीच में आपने ट्राई किए होंगे, मैंने अभी उनके बारे में कुछ नहीं किया है ना, मैंने बताया है, बस आपसे करो करो कहा, मैं थ्योरी क्लियर करने में लगा हूं बस। तो आपने किया होगा, अगर आप लास्ट में पहुंचे होंगे तो आपको इस टाइप का रिजल्ट मिला होगा कि x1 इक्वल टू 2/3 y1 प्लस 7y2 माइनस 3y3 टाइप की, ऐसा कुछ मिला? यस ऐसा सर। काम किया होगा आपने।
तो आप ये देखिए, क्या मैं एक्स और वाई में जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं इनको लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कंसीडर कर सकता हूं? एक तरफ ले आओ, इक्वल टू जीरो कर दो, और एक कांस्टेंट टर्म तो है नहीं किसी में। तो ये सब इक्वेशंस लीनियर होमोजेनियस हैं या नहीं है? सर लीनियर होमोजेनियस और लीनियर नॉन होमोजेनियस अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछिए ताकि मैं बताऊं, और आता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसका मतलब आता है, तो ठीक है फिर। सर हम्म। सर जो आपने इक्वेशन लिखी तो आपने कहा उन सारे राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और फिर इक्वल टू जीरो करके होमोजीनियस हो जाएगा। सर कांस्टेंट टर्म लेकिन नहीं, अभी कहा था। यस सर वो भी सही है, लेकिन आपने कल एक सेंटेंस लिखाया था कि सिंस y1 अप टू yn आर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ x1 एंड x1 अप टू xn। तो ये वाली लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में तो x1 और y1 दोनों आ जा रहे हैं। नहीं, ये एक्स तो वाई में ट्रांसफर करेंगे ना अब तो। आपने जब ये क्वेश्चन किए थे तो वहां यस एक्स वेरिएबल को वाई वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया था। यस आपके सर। पास दो तरह की क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, एक्स डैश ए एक्स और वाई डैश ए वाई टाइप का कुछ था। यस सर। आप एक्स को वाई में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर आप इनको राइट साइड को इक्वल टू जीरो टाइप का माने तो ये सब होमोजीनियस हैं वाई में। यस सर। ये था, मैं अभी भी लिखाने जा रहा हूँ उस सेंटेंस को। मैं एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए बच्चों। खैर, एक मिनट, पहले इतना क्लियर है ना? और अभी हमारे पास इतना मालूम है कि अगर वेरिएबल की संख्या जितनी है इक्वेशंस उससे कम होती हैं तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक। तो जो मैंने अभी लिखाया उसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं ये बात लिख देता हूँ। ऑब्वियसली जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, y1 से लेके आपके पास सब n तक है, yn है, और फिर z1 भी n ही होंगे ऐसे टोटल। z1 से n वेरिएबल है, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में भी n वेरिएबल ही होंगे। आर लीनियर होमोजेनियस फंक्शंस, होमोजेनियस फंक्शंस। मैंने इक्वेशन लिखाया थी या फंक्शंस? सर इक्वेशन। सर इक्वेशंस। ओ सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। आप उसे काट के फंक्शंस करिए ऑफ x1 से लेके xn तक। होमोजेनियस फंक्शन और होमोजेनियस इक्वेशन में अंतर है, ये फंक्शंस होना चाहिए था। ओके सर। सॉरी, होमोजेनियस फंक्शन होना समझते होंगे हर एक टर्म की पावर सेम होना। यस सर। चलिए ठीक है, सॉरी, मैं मानता हूं। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, और n माइनस क्यू प्लस पी जो है लेस देन n है हमारे पास। ठीक है, कुछ इक्वेशन छोटे छोटे मानता हूं, ध्यान से देखिएगा। y1 इक्वल टू जीरो, y2 इक्वल टू जीरो, p इक्वेशन लेता हूं मैं, तो yp इक्वल टू जीरो, और n माइनस टू और लेनी है, ये p है, ये n माइनस टू। अब n माइनस टू इक्वेशन कैसे लेनी है? शुरू की q हटा दो, तो z क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो, जेड क्यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन, जेड एन इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ये जो इक्वेशंस है यहाँ से यहाँ तक, इनकी संख्या n माइनस टू है, और ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ से यहाँ तक, y1 से yp तक, इनकी संख्या p है। ये देखिएगा, एक मिनट। हाँ, ये मुझे वैसे जगह देता नहीं है तो मैं ये तरीका अपनाता हूँ इसके लिए। लाइन खाली खींच दो एक, तो ये स्पेस देता है इतना सारा काम करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई टोटल। तो मैंने लिखा है, देखिएगा, ये टोटल n पी टर्म ये है और n माइनस टू ये है।
Now these are p plus n minus 2 linear homogeneous equations. Linear homogeneous equations in n unknowns. कौन सा अननोन होगा? नोन आपके पास है x1 से लेके xn तक, जो ओरिजिनल अननोन थे, जिन चीजों रिप्लेस किया है y और z को. अननोन्स x1 से लेके xn तक. जहां फिर बता दो कि भाई p प्लस n माइनस 2 n से कम है, तो बस सीधे लिख दो, तो इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा. सो these equations will have non-zero solutions. Non-zero. बोर्ड मेरा वाकई दिक्कत कर रहा है, मुझे लगता है. Non-zero solution. तो नॉन जीरो सॉल्यूशन हमें लिखने भी पड़ेंगे फिर. अब टेस्ट को कह रहे हो आप, तो मान लेते हैं लेट x1 equal to a1, xn equal to an. ये नॉन जीरो सॉल्यूशन of these equations. Such that मैं इसको x1 मान लेता हूँ. ये सारे स्मॉल x1 x2 n टपल होगा, तो a1 कॉमा करते हुए अप टू an. कॉलम वेक्टर है, डैश लिख दीजिए जगह बचाने के लिए. तो जो आपको स्मॉल x1 की वैल्यूज मिल रही हैं x1 से लेके xn तक, उनको आप ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल X. आपने लिख लिया, ये ठीक हो गया. मान लेते हैं हमारे पास इसी तरह से y बनी है. y के जो करस्पॉन्डेंट होगा y में b1 ले लेते हैं, b1 से लेके bn तक डैश. और जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू xt रखी तो आपने x1 नाम दे दिया, तो y की जब पर्टिकुलर वैल्यू रखी तो इसे y1 नाम दे दीजिए. एंड z इक्वल टू, ऐसे ही आपको वहां भी रखना पड़ेगा, c1 से लेके cn तक डैश, और उसे आप नाम दे दीजिए z1. ये दोनों बी वैल्यूज ऑफ, ऐसे कर देता हूं मैं, बी वैल्यूज ऑफ y एंड z. और y एंड z कब है? व्हेन x इक्वल टू x1. जब x x1 के बराबर हो जाएगा, x वेक्टर इन जनरल, तो इन पर्टिकुलर सॉरी x की जो x1 होगा, तो उसमें जो y है वो y1 बन जाएगा और z जो है z1 बन जाएगा. उनको हम ये वैल्यू दे देते हैं. ठीक है. तो फिर आपके पास देन आप ये बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा. देन b1 से लेकर bp तक, bp और c q+1 से लेकर cn तक सभी जीरो होंगे या नहीं होंगे. मैं इसको समझाता हूँ, एक मिनट देखिए. आपके पास ये इक्वेशन है ना बच्चों, ये p इक्वेशन है y1 से लेकर yp तक, और n-2 इक्वेशन है z में ये वाले. आप इनको जीरो ये कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उनके कोफिशिएंट क्या होंगे सोचिएगा.
तो B1 से BP तक जीरो कर देता हूं और यहाँ C2+1 से Cn तक वैल्यू जीरो कर दूं। ये बात समझ में आ रही है? B1 से अगर आप ये इक्वेशन ले रहे हैं ना, ये देखिएगा, ऑब्वियसली दीज आर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इन दिस हमारे पास। तो y में कितनी इक्वेशन है? p इक्वेशन है। तो y के कोफिशिएंट क्या ले रहे हैं हम? y के साथ y के वेक्टर क्या ले रहे हैं? y1 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग b1 0 मानेंगे या नहीं? यस सर। अरे भाई, y वेक्टर स्मॉल y1 y2 yn से बना था, yn डैश ट्रांसपोज से कॉलम वेक्टर। तो अगर स्मॉल y1 0 ले रहे हो तो स्मॉल y1 की पर्टिकुलर वैल्यू b1 है, मतलब b1 0 है। स्मॉल y1 से लेके कहां तक जीरो है जरा प्लीज देखिए तो। ये स्मॉल y1 0 है, स्मॉल y2 0 है, yp तक जीरो है। तो यहाँ b1 से bp तक जीरो आएंगे या नहीं आएंगे? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छा। कि Yes. अरे भाई कैपिटल Y इक्वल टू आपने लिखा है ना कि आप y वेक्टर जो होगा वैसे आप क्या लिखते हैं? y वेक्टर हो नॉर्मली कहीं पर भी अगर आप y वेक्टर लिखते हैं ऐसे, सर कॉलम वेक्टर y1 y2 अप टू yn। हाँ, y1 से लेके yn तक, ठीक है। अभी आप उसे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं b1 से bn तक, और इधर आप कह रहे हैं कि y1 से लेकर yp तक जीरो है। तो मतलब b1 से लेकर bp तक जीरो हुआ या नहीं हुआ? बराबर ही है। तो यस सर। यही काम आप सी लिए भी सोचिएगा। जेड की जो वैल्यूज हैं पर्टिकुलर वो सी टी टर्म में लिखी हैं। ऊपर आप कह रहे हैं कि Z2+1 से लेकर Zn तक जीरो है, तो C2+1 से लेकर Cn तक भी जीरो उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे ले रहा हूं मैं। क्या मैं समझा पाया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, अगर बच्चों ऐसा समझ में आ गया है तो वह हो गई थ्योरम। नाउ पुट इन, अब इन वैल्यूज को रख देते हैं इक्वेशन 1 और 2 में। नाउ पुटिंग y इक्वल टू आपके पास था b1 से लेकर bn ट्रांसपोज डैश इन 1 और z इक्वल टू c1 से लेके cn डैश इन 2 vz। पहले मैं इक्वेशन 1 देखिएगा। इक्वेशन 1 y1 से लेकर yp था, उनके पर्टिकुलर वैल्यू रखनी है। b1 स्क्वायर से लेकर bp स्क्वायर, फिर bp+1 से लेकर माइनस में br तक। तो वी गेट यहाँ क्या मिलेगा? पहले में b1 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू bp स्क्वायर माइनस b p+1 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस br स्क्वायर। एंड दूसरे में क्या मिलेगा? ऐसे ही c1 स्क्वायर से लेके c2 स्क्वायर और माइनस c2+1 स्क्वायर से लेके cr स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। तो ये आपको दो वैल्यू किसकी मिल रही हैं? आप ध्यान से समझिए। ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 10 वी गेट टू वैल्यूज ऑफ 5 एच डैश एच था। टू वैल्यूज ऑफ 5 कब? व्हेन एक्स जो था वो x1 रख दिया था आपने। तो वैल्यूज दोनों बराबर होनी चाहिए। एक्स जो x1 रख के दो वैल्यूज आप ले रहे हैं तो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। 5 के हिसाब से तो आप x जो x1 रख रहे हैं, केवल एक ही वैल्यू रख रहे हैं। बोथ वैल्यूज मस्ट बी इक्वल।
कभी भी स्मॉल लेटर्स के बीच में अगर आप कैपिटल लिखते हैं ऐसे, तो इसका मतलब आप उस पर जोड़ देना चाह रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, कभी एसएमएस करते हैं तो, या टाइप करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज, तब भी अगर आप बीच में कोई कैपिटल लेटर दे रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा, या किसी ने आपको भेज दिया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। हमें तो इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इस तरह का बीच बीच में भेजते रहते हैं प्रशासन भी, और कि भाई इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना, नहीं तो समझ जाना क्या होगा। तो बच्चों अब आपने ये तो लिख दिया, ऊपर आपने B1 से लेके BP तक 0 0 लिखा है, तो क्या होगा, 0 से लेके 0 माइनस BP प्लस 1 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस BR स्क्वायर इक्वल टू, इधर C1 स्क्वायर से लेकर C2 स्क्वायर और माइनस सब 0, आपके पास ये आ जाएगा। तो सबको एक तरफ लिखें तो C1 स्क्वायर से लेकर C2 स्क्वायर प्लस BP प्लस 1 स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर 0। रियल नंबर्स हैं, सब रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं बच्चों, और हर एक टर्म का स्क्वायर का सम 0 आ रहा है। इससे क्या साबित होता है? All are 0. भाई नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकती, और कुछ 0 और कुछ पॉजिटिव होंगी तो भी सम 0 नहीं आ सकता। तो सम 0 एक ही स्थिति में आ सकता है जब हर एक टर्म 0 हो। सभी 0 हो तभी ये ओवरऑल स्क्वायर का सम 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सारा 0 आ गया तो बी के हिसाब से सोचिएगा, आपने अभी वाई को क्या लिखा था, फिर मुझे लाइन खींचने पड़ती है, जगह चाहिए एक साथ, और ये वैसे दे नहीं रहा मुझे। तो ठीक है, नाउ वाई क्या था बच्चों, B1 से लेके BN तक का ट्रांसपोज, B1 से BP तक पहले 0 थे, BP प्लस 1 से आगे सारे 0 हो गए। अब तो Y 0 वेक्टर हो गया या नहीं? Y नहीं था, पर्टिकुलर वैल्यू Y1 हो गई इसकी, Y1 0 आ जाएगा। यस सर। Yes. अच्छा, आपने कहा था x इक्वल टू पी वाई कहा था, इसका मतलब इन पर्टिकुलर जब वैल्यू रखी है आपने, तो वहां पर आपके पास हो जाएगा x1 इक्वल टू P/Y1। तो P तो इन्वर्टिबल भी है, तो P इनवर्स x1 इक्वल टू Y1, और Y1 है 0 वेक्टर। अब P तो इन्वर्टिबल है तो नॉन जीरो ही होगा, जाहिर सी बात है, तो x1 क्या आ जाएगा, 0। ये कंट्राडिक्शन है। x1 आपके पास जो था, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आई थी आपके पास, एक्स डैश ए एक्स में, क्या आप एक्स को 0 वेक्टर ले सकते हैं कभी भी? एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू x1 ले रखी है हमने, तो भी मतलब एक्स की वैल्यू ही तो लेंगे हम कहीं ना कहीं, ठीक? क्या वो 0 वेक्टर ले सकते हैं? नो सर। मतलब ही नहीं होता, ऐसे तो फिर सभी 0 पे आ जाएंगे, ये क्या मतलब है? जब भी आप कोई भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि जो एक्स वेक्टर होगा वो नॉन जीरो वेक्टर होगा। आपका तो यहाँ पर एक्स 0 आ रहा है, वह हो गई थ्योरम, कंट्राडिक्शन आ रहा है। सो तो इसका मतलब P जो था Q से कम नहीं आ सकता। मैं इसको एक बार और समझाऊंगा। सो P cannot be less than Q. Similarly, we prove that we can prove that P cannot be greater than Q.
Hence, by law of trichotomy, the only possibility is क्या हो गई P equal to G. ये प्रूव करना था. तो एक बार फिर बात पूरा समझने की कोशिश करते हैं. हमने कहा कि जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं, एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है x डैश ax, और उसमें हमने x इक्वल टू पी वाई और x इक्वल टू qz दो लगाए, और ये नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो ठीक है, तो दोनों में नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की संख्या बराबर आएगी. इतनी सी बात थी. हमने दो इक्वेशन ले रखी है, p और q बराबर मानने थे, हमने ऐसा करके कुछ ले आए. तो कुछ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन मान ली. ये जो p इक्वेशन माननी थी ये वाली मान ली, और n-2 इक्वेशन माननी थी ऐसे मान ली. बच्चों ये स्टेप समझ में आया सबको? सर. यस. अच्छा, ठीक है. तो अब अगर अननोन इक्वेशन है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कुछ मिलेंगे. ये मैंने x इक्वल टू a1 से an तक नॉन जीरो ले रखा था ये भी, और x की पर्टिकुलर वैल्यू ली तो उसको x1 नाम दे दिया, उसको ऐसे लिखा. उसके करस्पॉन्डेंट y और y को y1 मान लिया, करस्पॉन्डेंट पर्टिकुलर वैल्यूज के कलेक्शन को z को z1 मान लिया, मैंने ऐसा लिख दिया. अब आपके पास है कि भाई y की जो वैल्यूज हैं वो y1 से लेकर yp तक जीरो है, और y की पर्टिकुलर वैल्यू आपने यहाँ रखी है b1 b2 bn, यहाँ पर ये वाली, तो ये जीरो रख लीजिए. ऐसे c की वैल्यूज ऊपर n-2 इक्वेशन है, तो ये सब जीरो कर दिया आपने. बस हो गया. बाकी इतना ही समझना था. अगर ये जीरो करके जो वैल्यूज हैं, आप xt की वैल्यू रख रहे हैं दोनों में, आप दोनों को बराबर कर लीजिए, बची हुई वैल्यूज भी जीरो आ जाएंगी. बची हुई वैल्यू जीरो आ जाएंगी तो इन सबसे दिक्कत ये होगी कि x1 जीरो आ जाएगा. अभी तो आप करते कि x1 नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं आप. तो फिर p q से कम नहीं हो सकता. क्या मैं समझा पाया सब लोगों को? यस सर. चलो ठीक है. तो अब हमने ये समझा दिया कि भाई पॉजिटिव टर्म्स बराबर होंगी. तो नोट करके मेरे ख्याल से अब ये भी बता दें कि टोटल टर्म तो दोनों में बराबर हैं. पॉजिटिव टर्म भी अगर बराबर है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव भी बराबर ही होंगी. फिर अब कहने की जरूरत तो नहीं है. क्या इसे भी प्रूफ किया जा सकता था? ना. Similarly, it can be proved that total number of negative terms in two different normal reductions of x dash ax will be क्या? ये भी सेम होंगी. बच्चों ये सहमत हैं आप लोग? ऐसे ये भी किया जा सकता है टाइप का. यस सर. अच्छा, इसको मैं पहला पॉइंट मानता हूँ. यस सर. और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर टोटल
एक ही क्वाड्रेटिक फॉर्म के दो डिफरेंट रिडक्शन हुए हैं और दोनों में पॉजिटिव टर्म सेम है, नेगेटिव टर्म सेम है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का डिफरेंस, हेंस सिग्नेचर विल रिमेन इनवेरिएंट। उसमें क्या है फिर, इनवेरिएंट फॉर इट्स ऐसे इट्स, तो सिग्नेचर इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी अधिकतर चीजें हो चुकी हैं, कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। एलिमेंट्री चीजें हैं सभी। अब जो वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, वो पॉजिटिव डेफिनेटनेस, नेगेटिव डेफिनेटनेस, सेमी डेफिनेटनेस, डेफिनेट पॉजिटिव होना। क्या निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव ही होगा एक्सप्रेशन ओवरऑल? मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि जो अब मैं बताना है मुझे जिन चीजों को, जैसे मान लो मुझे एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5y², ये एक्सप्रेशन है। तो बच्चों ये रियल एनालिसिस के अगर रियल वैल्यूज ले रहे हैं तो आप ये मानेंगे ना कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सर तो ये Yes. पॉजिटिव में डेफिनेट का मतलब ये डेफिनेटली हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y², तो मैंने ऐसे जानबूझ के लिया है, मैं x माइनस 2y लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy Yes, sir. प्लस y²। तो ये हमेशा, क्योंकि ये टर्म की जो वैल्यू है x माइनस 2y का होल स्क्वायर जो होगा बच्चों, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं? Yes, sir. दोनों साइड y जोड़ दूं तो x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस y² ग्रेटर देन इक्वल टू y² और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो ये हमेशा ये भी पॉजिटिव है या नहीं? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव ही है, डेफिनेट पॉजिटिव है। लेकिन अभी तो छोटे छोटे लिए कई सारे वेरिएबल में या n वेरिएबल में ऐसे बड़ा एक्सप्रेशन ले लूं मैं, तो मैं कैसे सुनिश्चित कर पाऊंगा, तय कर पाऊंगा कि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी या नेगेटिव ही आएगी, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो कब, ये जानना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आगे की पढ़ाई किधर हो जाएगी इस चैप्टर में? Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसको अब ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या हम इसका जो मैट्रिक्स बनता है, जाहिर सी बात है यहाँ तो सारी कहानी मैट्रिक्स से ही है, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स बनता है, क्या उस मैट्रिक्स के आधार पर हम कुछ कह सकते हैं? तो बिल्कुल आंसर है हाँ, हम कह सकते हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए हमारी पढ़ाई का। मैं आज आप लोगों को यहीं पर रोक रहा हूँ, इसे पूरा नहीं कर रहा हूँ। एक तो सुबह से कई सारे काम, बच्चों के नॉन स्टॉप मैसेज हैं कि कॉलेज क्या है, खुला है कि नहीं खुला है, तो मैंने कह दिया कि नहीं खुला तो है, लेकिन शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, मेरा तो लेक्चर भी है दिन में।